हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का। हम 11th क्लास पढ़ रहे हैं ना, आप सभी को पता होगा, थंबनेल से आप देख के आ गए होंगे। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो है आज का इंट्रो भूल गया हूँ, है ना। तो आप सभी का स्वागत है। आप सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम देख रहे हो सभी लोग, है ना। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, आवाज थोड़ी चेंजेस आ सकती है ना। और इस वजह से शायद मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, अदरवाइज ऐसा कभी होता नहीं है। तो जो लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देंगे कि सब कुछ ठीक है सर, हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करूंगा। जो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके बेसिक कुछ रिवीजन से। वैसे मुझे बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ है, परंतु आप लोगों से बोला है कि भैया क्लास रेगुलर होगी तो रखना तो पड़ेगा ही रेगुलर। तो शायद बच्चों को समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि सिंपैथी के लिए बोल रहे हैं, परंतु नहीं बेटा, मैं थोड़ा सही फील नहीं कर रहा हूं। तो स्टार्ट करें फटाफट से। टॉपिक है हमारा रासायनिक संयोजन का नियम, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने वाले कौन थे? एंटोनी आवंतो एन लाबुसिए, अंतोएन लाबुसिए, ये है सही नाम जो एनसीईआरटी पे मेंशन है। क्या बोला था इन्होंने ये बोला था, इनका नियम ये कहता है, मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवा देता हूं ताकि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं उन्हें पता तो हो कि भाई साहब बात यहां से नहीं है। इसके पहले एक लेक्चर था जो सर पढ़ा चुके हैं। क्या था ये नियम? जो लोग जुड़ चुके हैं अच्छा कमेंट करके बता देना, है ना भैया। मेरे को दिख रहे हैं कुछ लोग जुड़े हुए, तो आप लोगों का परम कर्तव्य है कि आप लोग मुझे बताएं कि सब कुछ ठीक है। तो नियम ये था, बड़ा ही सिंपल नियम था। नियम ये कहता है कि द्रव्य को ना ही, या ना तो लिख सकते हो, ना ही बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। दो, ये पहला नियम था, नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? तो हर बार ये जो होता है, हम जो करते हैं वो हर बार हम अवस्था परिवर्तन करते हैं। हम क्या करते हैं, दो चीजें लेते हैं उससे एक नई चीज बना लेते हैं, या फिर दो चीज लेते हैं उससे एक से अधिक चीजें बन सकती है। हर बार हम किसी भी द्रव्य की अवस्था को चेंज करते हैं और उससे एक नया उत्पाद बनता है। और यह भी कहा गया है कि मान लीजिए आप अभिकारक जो भी लेंगे, आप जो भी अभिकारक लेंगे, दो अभिकारक आप लेते हैं, है ना। एक अभिकारक है ए, मान लीजिए इसका जो आप ग्राम में ले रहे हैं वजन वो होगा 50 ग्राम, और दूसरा अभिकारक आप ले रहे हैं बी। दोनों अभिकारक आप ले रहे हो, एक ले लिया आपने, ले लिया दूसरा बी, इसकी भी मात्रा आपने ली है 50 ग्राम। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और जब आप इनको जोड़ोगे आपस में, इनको आपस में मिलाओगे, तो जो आपका उत्पाद बनेगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, या आप ही कह सकते हो इन दोनों के बराबर होगा, जो कि होगा सी, जो कि होगा 100 ग्राम। तो यहां पर आपने देखा कि यदि 50-50 आप ले रहे हैं तो जो उत्पाद होगा वो आपका 100 ही बनेगा। ये हमें कौन बताता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा हमने जो पढ़ा है वो है हमारा निश्चित अनुपात का नियम। दूसरा जो है हमारा, मैडम आके पता नहीं हमें डिस्टर्ब कर गई और हमारा ध्यान भी चक गया। दूसरा है हमारा निश्चित अनुपात। क्विक रिवीजन है ये, क्योंकि आज हम ये खत्म कर देंगे। निश्चित अनुपात, या जिसे बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरी बार पढ़ रहे हैं जो बच्चे, पहली बार क्या है, केमिस्ट्री एक बार में समझ में नहीं आती, जितने बार पढ़ोगे उतना अच्छा है। तो दूसरा आप पढ़ोगे निश्चित या फिर स्थिर अनुपात का नियम।
अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए एप्लीकेशन डिजाइन कर दी गई है, आप यूट्यूब लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको अपडेटेड नोट्स, बुक्स, डिजिटल नोट्स, क्विज, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगी, अभी बता दें। आप लाइव क्लास का आनंद फ्री में ले सकते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर का आनंद फ्री में ले सकते हैं, परंतु स्टडी मटेरियल जो होगा उसे रेडी करने के लिए टीम, रिसर्च, काफी सारी चीजें लगती है, जिसके लिए हमें पे करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसका प्राइस जल्दी ही आपको रिवील कर दिया जाएगा। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि टीम क्या बोल रही है या कितने में रखना है। जैसे कि हमने 12th का रखा है 1249 के लिए, है ना। यदि आपका कोई फ्रेंड हो और वो ऑनलाइन लेक्चर देखना चाहता हो और स्टडी मटेरियल भी उसे चाहिए, लाइक नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, क्विजेस के पीडीएफ्स वगैरह, डिजिटल नोट्स, बुक्स, एग्जाम पेपर में बोलना भूल गया, और क्विजेस के लेक्चर, देखो सारी चीजें यूट्यूब पर फ्रीली लाइव नहीं है हमारी, कुछ चीजें हमने पेड रखा हुआ है। तो जो बच्चे पैसे देते हैं, जो बच्चे पेड रखे हुए बैच को, उन्हें वो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल करवाई जाती है बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी तक इनकम का कोई सोर्स जनरेट नहीं हुआ है, तो हम ऐसे ही करते हैं प्रमोशन। तो यदि आप लेना चाहें तो 12th का हमने 1249 रुपए के लिए रखा है। यदि आपकी सीनियर कोई देख रहे हो या आप नीट वगैरह के स्टूडेंट हो, तो आप 11-12 का कॉम्बो ले सकते हैं और आपको दोनों चीजें दे। ध्यान रहे, ऑनलाइन की यदि बात करें हम, यदि 11th के लिए बात करें तो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर लगा रहे हैं, परंतु बायोलॉजी के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वहां पर नोट्स बनते हैं, तो उसके नोट्स अवेलेबल है, बाकी सारी चीजें अवेलेबल है। बायोलॉजी भी जल्दी चालू हो जाएगी, हमने डिस्कस किया हुआ है। बायोलॉजी भी हो सकता है जल्दी ही स्टार्ट हो जाए, हम ही पढ़ाएंगे बायोलॉजी, जिससे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और बायोलॉजी भी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, तो हम वो भी पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, तो निश्चित अनुपात का नियम क्या है? निश्चित अनुपात का नियम बड़ा ही सादा एंड सिंपल एंड स्वीट सा है कि भैया बात ऐसी है कि आप सभी लोग H2O का उदाहरण मान लो, H2O जिसे हम मानते हैं जल। अब सिंपल भाषा में बोले कि H2O यदि लैब में बनाया गया हो, अर्थात हिंदी में बोला जाए तो प्रयोगशाला में बनाया गया हो, या फिर ये किसी माध्यम, जैसे कि हम बोल सकते हैं कुआं, रिवर, नदी, कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, दोनों के तत्वों का दोनों के परमाणुओं का संयोजन जब हम देखेंगे एटॉमिक लेवल पर, तो हमें यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलेंगे, या आप ये बोल सकते हो हाइड्रोजन का एक अणु मिलेगा और इसके साथ में ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलेगा। यही संयोजन रहेगा चाहे आप किसी भी माध्यम से इस यौगिक को प्राप्त करें। तो अब इसकी परिभाषा सिंपल एंड स्वीट शब्दों में लिखा जाए कि निश्चित अनुपात का नियम हमें यह बताता है कि किसी रासायनिक यौगिक में अणुओं का संगठन हमेशा एक समान रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जरूरी नहीं हर एक चीज रटनी हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। उदाहरण, लैब या प्रयोगशाला में बनाया गया जल, या फिर नदी या तालाब या कुएं से प्राप्त किया हुआ जल में अणुओं का संयोजन कुछ इस प्रकार होगा। तो वहां पे लिख देंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलेंगे तो जल बनेगा। ये था क्या बोलते हैं हमारा क्या निश्चित अनुपात का नियम। इसे प्रतिपादित करने वाले थे जोसेफ प्राउट्स। कौन थे बेटा? जोसेफ प्राउट्स। बड़ा ही सिंपल ये नाम है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये सब आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आते हैं। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। तो आपको फैलना नहीं है, आपको बताना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चा देख रहा है प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, और अपने दोस्तों को भी बता दो कि भैया केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई है ना। आप लोगों के लिए धीरे धीरे करके सारी, हमारा प्लान नहीं था 11th स्टार्ट करने का। कुछ बच्चे जो गांव से हैं, दूर से, उन्होंने बार बार बोला कि 11th की क्लास कब होगी। इंस्टाग्राम पे मैसेज पड़े हुए हमारे पास कि मैसेज इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, व्हाट्सएप पे आ रहे कि करो चालू। तो आपके लिए किया है तो भैया सपोर्ट भी कर दो यार थोड़ा बहुत। अब आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पे जो हम बात करेंगे वो होगा गुणित अनुपात का नियम, है ना। गुणित अनुपात का नियम। अब गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, क्या कहानी है भाई साहब गुणित अनुपात के नियम की? तो गुणित अनुपात के बारे में बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आप जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं ना, बच्चे देख रहे हैं,
सपोर्ट फॉर मी, सपोर्ट फ्रॉम मी होगा, सपोर्ट फॉर मी। जीवांकी जी बोल रही है सपोर्ट फॉर मी, मुझे तो समझ में नहीं आया इनकी इंग्लिश। सपोर्ट आपको करना है या आप हमें सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट टू सरल एकेडमी ऐसा करके लिखो, ये सपोर्ट सरल एकेडमी। आपको कैसे सपोर्ट करना है? आपको सब्सक्राइब करवाना है। देखो इनके चैनल में क्या है, इन्हें सब्सक्राइब कर लो, है ना। यदि काम का कंटेंट होगा तो यू कैन सब्सक्राइब, नहीं होगा तो फिर बताएंगे कि क्यों सब्सक्राइब करना है इन्हें। गुणित अनुपात का नियम हमारा टॉपिक है। गुणित अनुपात की बात करी जाए कि मान लीजिए, डायग्राम से समझाता हूं मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, ये आगे आज नया नियम चालू हो जाएगा। अब आपने यहां पे बोला कि हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेंगे। कितने परमाणु लेंगे? गुणित अनुपात का नियम समझ रहे हैं। हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेंगे और हम यहां पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेंगे। क्या लेंगे भैया? ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेंगे। तो इसका जो वजन होता है या इसके जो मोल होते हैं, 1 मोल 1 ग्राम का होता है। तो हम हाइड्रोजन के कितने परमाणु ले रहे हैं बेटा? तो 2 परमाणु का जो मोल होगा वो 2 ग्राम का होगा। इसी प्रकार से जब आप ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेंगे तो उसका द्रव्यमान जो आप देखेंगे, उसका 1 मोल जो होगा वो होगा 16 ग्राम। जब ये आपस में मिलेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे, बड़ी सिंपल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो आपको प्राप्त होता है जल, जिसे आप बोलते हो H2O, है ना, जिससे आपको प्राप्त होता है H2O। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहेगा कि दोनों का योग ही आपके उत्पाद का योग होगा। तो ये हो गया 16, वो हो गया 2, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम यहां पर गुणित अनुपात के नियम के, ओह भाई साहब, हम क्या करेंगे? हम ये भी सिलेक्ट हो गया यार। हम क्या करेंगे? हम यहां पर हाइड्रोजन की मात्रा को एज इट इज जैसे का वैसे ही रहने देंगे। हम हाइड्रोजन की मात्रा को एज इट इज जैसे का वैसे ही रहने देंगे। हम सिर्फ जो परिवर्तन करेंगे वो ये 16 ग्राम में करेंगे। अब हम यहां O की जगह ले लेंगे O2, और यहां पर जैसे ही आप O2 लोगे हो जाएगा 32 ग्राम। यहां पर कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। और अब जो यहां पर आपको प्राप्त होगा वो होगा H2O2, और जो आपका उत्पाद होगा उसका द्रव्यमान होगा 34 ग्राम। क्या होगा? 34 ग्राम। तो हर बार यदि आप एक परमाणु के द्रव्यमान को निश्चित करेंगे या फिर एक परमाणु के मोलो की मात्रा या द्रव्यमान की मात्रा, आयतन की मात्रा को सिमिलर रखेंगे, सिर्फ दूसरे वाले की बढ़ाएंगे, तो आपको हर बार यहां पर एक नया यौगिक प्राप्त होगा। सिंपल। और इनका जो अनुपात होगा, यौगिक का जो अनुपात होगा, जो दूसरा तत्व आप लेंगे इसका जो अनुपात होगा वो गुणित अनुपात में होगा। किसी का 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। इस प्रकार से ये जो अनुपात है गुणा के रूप में चलते रहेगा। अब आज जो हमें पढ़ना है, जो आज हमने इतनी राम कहानी बनाई है, हम भी आपकी तरह पढ़ाते हैं, ठीक है? ओके, देख लीजिए बेटा, यदि इनका कंटेंट आपको ठीक लगे तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए सभी को। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, मतलब ऐसे नारे के जैसे नहीं बोल रहा हूं, सभी का विकास होना जरूरी है। तो यदि आपको इनका कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज जाके सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? आप भी बोल दीजिएगा यदि आपके कोई बच्चे देख रहे होंगे तो कोई बात नहीं। यदि सभी को अच्छा लगे तो सभी बस विकास जरूरी ना। अब 3 हमने पढ़ लिया, हमारी बुक में टोटल 5 है। तो चौथा है भाई साहब गे लुसेक का गैसीय आयतन का नियम। गे लुसेक, गे लुसेक का गैसीय नियम। देखो यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो नियम है ये गैस के लिए है। किसके लिए है बच्चा? गैस के लिए है। ये जो नियम है गैस के लिए नियम है। इसको किसने लिया था? तो भाई साहब यहाँ वैज्ञानिक का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये वाला आपको नाम से तो कभी नहीं आने वाला। ये वाला आपसे जो पूछे जाते हैं वो इसके 3 पहले पूछे जाते हैं। जो 3 है ना उसमें पूछे गए सिद्धांत किसने दिया, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर ऑलरेडी वैज्ञानिक का नाम दिया है तो ये नाम से नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपसे नियम से। तो लेट्स सी कि नियम क्या कहता है और हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जब गैसें रासायनिक रूप से, है ना, जब गैसें
रासायनिक रूप से आपस में संयोजित होती है तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते, इसके लिए एक शर्त है, बशर्ते उनका दाब व ताप एक समान हो। यह है नियम। ये नियम को फटाफट अपनी कॉपी में लिख लो। अब अपन उदाहरण समझते हैं कि भाई साहब ये नियम का मतलब क्या है, क्या कहानी है इस नियम की। तो अब मान लो आपने H2 गैस लिया, आपने क्या लिया, आपने H2 गैस लिया और इसकी अभिक्रिया आपने Cl2 से करा दी। ध्यान रहे H2 जो है इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का एक अणु और H का मतलब होता है हाइड्रोजन का एक परमाणु। सिमिलरली आप इसके लिए बात करोगे तो यह होगा क्लोरीन का एक अणु। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आपने पढ़ा है कि भाई साहब आप किसी चीज को एक एक लो तो वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहां पर आपने एक अणु हाइड्रोजन का लिया, एक अणु आपने क्लोरीन का लिया, तो यहां पर ये मिलके 2HCl बना लेगा, एक बड़ा अणु बना लेगा। वो क्या होगा, एक बड़ा अणु बना लेगा, एक नहीं 2 बड़े अणु बना लेंगे। गलती से एक निकल गया हमारे मुंह से, 2 बड़े अणु बना लेंगे। तो यहां पर आपको मिल जाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 अणु। ठीक है, यहां पर आपकी बुक में अणु की जगह आयतन शब्द का प्रयोग किया गया है। हाइड्रोजन का एक आयतन, यहां क्लोरीन का 2 आयतन। तो यहां पर लिखा है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 आयतन। तो आयतन में हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इस वजह से मैंने आयतन वर्ड का प्रयोग ना करके अणु वर्ड का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, अब बचता है हमारा तीसरा एंड लास्ट नियम, जो कि आता है आवोगाद्रो नियम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही अच्छे वैज्ञानिक थे ये। चलो 5वें नंबर पे आप लिखोगे आवोगाद्रो का नियम। इंपॉर्टेंट नियम है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को अणु और परमाणु के मध्य विभेद करना सिखाया। वो जान पाए कि अणु कैसे होते हैं और परमाणु कैसे होते हैं। नियम कुछ इस प्रकार है, इसका नाम जो है, इसका प्रतिपादक भी यदि आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं प्रतिपादक। प्रतिपादक जो है इसके हैं, इसमें गलत लिखा है, इस पे सही लिखे, इस पे सही लिखा हुआ है। ठीक है, नाम जो है आवोगाद्रो ही लिखा हुआ है। चलो सेम को सेम लिख देते हैं। आवोगाद्रो जो है वो इन्होंने इस नियम को बताया था, और नियम क्या है अब इसे समझ लेते हैं ना। नियम जो है वो इस प्रकार से है, समान ताप व समान दाब पर, समान ताप एवं समान दाब पर लिखना भूल गए हम, पर सभी गैसों
के आयतन, सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एग्जाम्पल उठाते, पता नहीं यहां पर क्या एरर आ गई है, इसे जरा करेक्ट कर लें। चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर आप एक बात समझेंगे कि मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया, अब आयतन में हम लीटर की बात करते हैं, तो यहां पर आपका 1 लीटर जो है हाइड्रोजन है, 1 लीटर जो है वो हाइड्रोजन है। फिर ये छोटे छोटे गोले आपने बना दिए ऐसे, फिर आपने एक और लिया, यहां पर भी आपके 1 लीटर या फिर एक आयतन जो है, 1 लीटर या फिर एक आयतन जो है वो फिर से हाइड्रोजन ही है, ठीक है, H2 गैस है। पर मैं यहां पर H परमाणु की बात कर रहा हूं, यहां पर भी हाइड्रोजन परमाणु, यहां पर भी हाइड्रोजन परमाणु, अभी हमें अणु नहीं मानना। तो ये दोनों है, इसके साथ में आप जो है एक आयतन ऑक्सीजन मिला रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक आयतन जो है वो ऑक्सीजन मिला रहे हो, ठीक है। कितनी है भैया, ये 1 लीटर जो है वो आपकी ऑक्सीजन है। तो यहां पर बच्चा आप ये देखोगे कि यदि आप 1 और 1, ठीक है, यहां पर छोटे छोटे अणु हैं, यहां पर बड़े अणु हैं, तो ये जो आपको प्राप्त होगा यहां पर टोटल 2 लीटर जो है वो जल प्राप्त हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर एक ये और एक ये 3 होना चाहिए था, एक ये और एक ये 3 होना चाहिए था, परंतु बेटा यहां पर जो है वो हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, और आप सभी को पता है कि जल में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो ये दो मिलके ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएंगे कुछ इस प्रकार। ये आपका एक ऑक्सीजन होगा, इससे 2 छोटे छोटे ऐसे आपके कौन जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इसी कारण से यहां पर आपको 2 आयतन जो है या फिर आप 2 लीटर जो है ये कह सकते हो क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। और आपको जो ये नियम समझाता है ये बताते हैं कि 1 लीटर में यहां पर जितने हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी उतने ही ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होगी। कंडीशन क्या होगी कि यहां पर ताप और दाब जो है वो एक जैसा होना चाहिए। यदि आप 1 लीटर हाइड्रोजन लेते हैं और 1 लीटर आप ऑक्सीजन लेते हैं और ताप और दाब समान होगा, तो आप ये कह सकते हो कि उनमें जो परमाणु होंगे उनकी संख्या एक समान होगी। इस कारण से यहां पर जब आप ये 2 लेंगे और ये 1 लेंगे तो ये मिलकर बड़ा अणु बना लेंगे, और उन अणुओं की संख्या जो होगी वो 2 होगी, क्योंकि यहां पर ये सारे जो है परमाणु भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, परमाणु भाग लेते हैं, ठीक है। और 2 परमाणु जब आपस में मिलते हैं ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ में, तो एक अणु बड़ा अणु बन जाता है जल का। इसी कारण ये थोड़ा सा समझने में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि आप मैथ्स देखते हो सिंपल आपको शुरू से ही सिखाया गया है कि 1 और 1 2 होता है, 1 और 1 2 होता है, परंतु केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। एक छोटा अणु और एक बड़ा अणु आपस में मिलते हैं, तो यहां पर जब समायोजन होता है तो इन तीनों से मिलकर एक बड़ा अणु बन जाता है। तो कहां हुआ 2 और 1 3, यहां पर तो आपने सबने मिला के एक बड़ा अणु का निर्माण करवा दिया, खत्म। तो यहां 1 1 1 ऐसा 3 नहीं होगा, छोटे छोटे 2 अणु मिलके एक छोटे छोटे 2 परमाणु मिलके एक बड़ा अणु बना लेते हैं। यही केमिस्ट्री है, ठीक है। इसे समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, परंतु नियम यह बोलता है कि ताप और दाब समान है। तो 1 लीटर गैस आप हाइड्रोजन लीजिए, 1 लीटर गैस आप ऑक्सीजन लीजिए, दोनों में कणों की संख्या एक समान होगी। ये किन ने बताया, ये हमें अवोगाद्रो ने बताया, और यही कहलाता है अवोगाद्रो का नियम। और यहां आके आपका जो है परमाणु संयोजन का सिद्धांत जो है वो पूर्ण रूप से खत्म होता है। कल से हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कल हमारा जो टॉपिक होगा
वो होगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो कल फिर से टाइम पे आ जाइएगा और भी हम नई नई चीजों के बारे में पता करेंगे धीरे। ये चैप्टर बहुत ही बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सारी नींव इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यदि आपको बड़े एग्जाम जैसे नीट और पीएनएसटी निकालने हैं और 12th में अच्छे परसेंटेज बनाने, एक अच्छी रैंक लानी है, तो 11th का ये चैप्टर, पूरे ही चैप्टर, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप चैप्टर 8 और 9 पे जाएंगे तो आगे वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करेगा 12वीं का। यहां जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, मैं आज फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि चैप्टर 1 ये आगे काम पड़ेगा विलियन चैप्टर में, फिर उसके बाद में चैप्टर 2, 3 और 4 ये आपको काम पड़ेगा केमिस्ट्री में, जब आप जाएंगे डी और ए ब्लॉक के तत्व, उपसह संयोजन रसायन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टाइप के आवंधन होने वाले हैं वहां पर काम पड़ेंगे। ठीक है, और मैं इसे बताते बताते भूल जाता हूं, विलियन चैप्टर में भी काम आने वाले हैं कुछ टॉपिक्स इनके। तो और यही चैप्टर जो आप सेम पढ़ोगे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 2 नॉर्मली चैप्टर 2 से फिजिक्स में 4 चैप्टर बने जिसके अंतर्गत आता है परमाणु, नाभिक, द्रव्य की दैत्य प्रकृति, ये सारे जो है वो चैप्टर 2 से निकलकर वहां पर गए हुए हैं। तो आपको 11th बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, सीधे सीधे बोलूं तो। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहां तक जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए। कल हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे, तो टाइम पर आ जाइएगा और दोस्तों के साथ ये शेयर कर दीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपके लिए काम हो रहा है, नई नई चीजें ऐड कर दी जा रही है और आपको वो बताती भी जाएंगे हम कब, ऐसे ही वीडियो के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।